नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह। देखिए, आज मैं आपके लिए क्लास 12th के जो बच्चे हैं और जो इस वर्ष 2021 में प्रवेश इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। क्योंकि अब आज आपका ये भी आपकी परीक्षाओं का कार्यक्रम भी वो हो गया है, निश्चित हो गया है कि कब से परीक्षा होंगी। अप्रैल में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। तो अब आपको इसी स्थिति में आ जाना चाहिए कि आप मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर कर सकें। तो सबसे पहले मैं 2020 का एक सेट ले रहा हूं। एक सेट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। मतलब पहले पार्ट में मैं 35 नंबर का पेपर करूंगा और दूसरे पार्ट में मैं 35 नंबर का पेपर करूंगा, जिससे आपको यह पता चल सके कि किस प्रश्न का उत्तर कितना बड़ा होना चाहिए। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप पेपर में जो 1 नंबर का होता है क्वेश्चन, उसको 3 नंबर के बराबर कर देते हैं, और जो 3 नंबर का होता है उसको 1 नंबर के बराबर कर देते हैं, जिससे कि आपको सही नंबर नहीं मिल पाते। तो आपको आंसर जो होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब उसमें अनावश्यक लिखने की जरूरत नहीं, टू द पॉइंट होना चाहिए। किसको आप अंडरलाइन मार्क करेंगे, कैसे उत्तर देंगे, प्रश्नों के उत्तर देने का क्रम क्या होगा, ये चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें एक जो समझने वाली बात ये है, मैंने आपको सामने ये रखा हुआ है, मैंने आपके सामने एक डाटा रखा हुआ है। ये देखिए, सामने डाटा रखा हुआ है। इसमें ये चीज दिखाई गई है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा गया। जैसा कि बोर्ड में ये निर्धारित है कि जो पहली इकाई होती है, स्थिर वैद्युत होती है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, तथा दूसरा एक चैप्टर है वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। इससे आपको 8 नंबर का पूछा जाना चाहिए। इसमें यह तय नहीं होता है कि इसमें से बहुविकल्पी आएगा या 3 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, ये तय नहीं होता है। कुल 8 नंबर का पूछा जाना चाहिए। इसी तरह से वैद्युत धारा है, इसमें 7 नंबर का पूछा जाना चाहिए, जो बोर्ड ने निर्धारित किया है। इसी तरह से वैद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व, इसमें 8 नंबर का आना चाहिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, इसमें से 8 नंबर का आना चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से 4 नंबर का आना चाहिए। इसी तरह से भौतिक विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, उसमें प्रकाशिकी से 13 नंबर का आना चाहिए। और दूसरी इकाई है द्रव्य तथा विकिरणों की दैत प्रकृति, इससे आपका 6 नंबर का आना चाहिए। परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर का आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये आपका 4 नंबर का आना चाहिए। ये हमारे बोर्ड्स का स्टैंडर्ड है। दूसरा, ये भी आपको मालूम है कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने डाटा रखा हुआ है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में आपके 6 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, वो सभी करने होते हैं। बहुविकल्पी में क्या होता है, आप अभी प्रश्न देखेंगे, जिसमें एक प्रश्न दिया होता है, उसके 4 विकल्प दिए होते हैं। 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प छांट के उत्तर केवल लिखना होता है। ठीक है, उसमें आपको कैलकुलेशन कैसे क्या है, ये आपको कुछ भी नहीं दिखाना। इसी तरह से अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, ये हमारे 6 प्रश्न होते हैं, ये भी 1-1 नंबर के होते हैं। और इसमें आपको आंसर जो देना है वो मैं बताऊंगा कितना बड़ा आपका आंसर होना चाहिए। इसी तरह से लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, ये जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, और ये कुल इनकी संख्या 4 होती है, और ये कुल 8 नंबर के होते हैं, 8 नंबर के होते हैं। इस तरह से 6, 12 और 8, 20, ये जो पोर्शन होता है ये बहुत सरल होता है। इसमें बच्चा आसानी से कर सकता है इसको, क्योंकि पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 23 नंबर 70 के लिए। तो इतने में अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल में तो पास, क्योंकि ये चीज क्लियर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल और उसमें आपको अलग अलग पास होना है। उसके बाद उत्तर आते हैं, उसके बाद जो प्रश्न आते हैं लघु उत्तरी। और ये लघु उत्तरी जो प्रश्न है वो 3 नंबर के हैं। लघु उत्तरी प्रश्न 2 तरीके के हैं, एक तो 2 नंबर वाले प्रश्न लघु उत्तरी, जिनकी संख्या केवल 4 होती है, और एक होते हैं लघु उत्तरी होते हैं लेकिन वो 3 नंबर होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 10 होती है। ये दो क्वेश्चनों में होते हैं, उनके खंड होते हैं, 5-5 खंड होते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद 30 नंबर के ये होते हैं। ये जो नंबर होते हैं, इसमें अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो 30 और 20 आपके 50 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं इस वाले पोर्शन में, और क्वेश्चंस थोड़े बड़े होंगे। इसी तरह से अगला है आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, ये 4 पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के, लेकिन हर एक प्रश्न में आपको 1 अथवा दिया जाएगा। मतलब कुल 8 प्रश्न होंगे और 8 में से केवल आपको 4 करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये
आपका पूरा पैटर्न हमने सामने दिया हुआ है। जिस सेट को हमने हल किया है उसकी एनालिसिस दी हुई है। उस एनालिसिस में हमारा स्थिर वैद्युत से पहले चैप्टर से जो 8 नंबर का, उसमें से 8 नंबर का आया, वैद्युत धारा से कम नंबर का आया, 4 नंबर का आया। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी है यूनिट है जिससे 8 नंबर का आना चाहिए, उससे 14 नंबर का है। मतलब कुछ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन किया है। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये आपके तय करेंगे कि इस वर्ष किस में से ज्यादा आएगा। जब हम पूरे सभी पेपरों के सेट के एनालिसिस कर लेंगे तब हम बताएंगे। तो आज हमारा उद्देश्य है आपको 35 नंबर का पेपर कराने का, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमें मतलब 2 घंटे में, ये जो मेरा टारगेट रहेगा मैं कराने के स्पीड थोड़ा मैं जल्दी कराऊंगा, लेकिन आप ये समझिए बोर्ड परीक्षा में अगर 2 घंटे में आप पूरा पेपर कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है, 2 घंटे में आप पूरा पेपर कर लेते हैं, तो आप निश्चित ही अच्छा कर लेंगे, जिससे कि आपको अपनी कमियां भी दूर कर सके। ठीक है, तो इसमें ये चीज देखनी होगी कि हमें किस क्रम में उत्तर देना चाहिए और किस क्रम में उत्तरों को वो होना चाहिए। तो देखिए पहला इसमें प्रश्न जो दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न है। ये इसमें 6 खंड हैं और 6 खंडों में सभी दिए गए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। पहला जो प्रश्न दिया है उसमें दिया हुआ है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। इसमें विकल्प दिया हुआ है, पहला वेबर दिया हुआ है, दूसरा वोल्ट मीटर दिया हुआ है, तीसरा वोल्ट मीटर इंटू मीटर दिया हुआ है, और चौथा दिया है न्यूटन प्रतिकूला। तो कि इस प्रश्न को करने के लिए या तो आपको सीधा सीधा मात्रक पता हो तो आप सीधा टिक कर दीजिए, नहीं मात्रक पता है तो आप क्या करें, आप मैं यहाँ पर रफ वर्क भी करता जा रहा हूँ, आप कॉपी में एक तरफ रफ वर्क भी कर लिया करें, मैं यहाँ पे रफ वर्क भी कर रहा हूँ और मैं उत्तर इधर लिखता जा रहा हूँ। देखिए या तो उससे संबंधित सूत्र मालूम हो, तो आपको पता है फाई बराबर होता है, ये पहले प्रश्न का पहला खंड है, पहले प्रश्न का पहला का। तो देखिए इसमें हमें वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछना, तो हमने लिखा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ये हमें सूत्र पता है। और ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या न्यूटन नहीं लिखे तो वोल्ट प्रति मीटर लिख लें, ये भी होता है वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू। तो आप एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर मीटर। तो उत्तर जो लिखे हैं यहाँ पे ऐसे उत्तर लिखे हैं, इसके उत्तर लिखने का तरीका है। तो पहले का जो उत्तर होगा वो निश्चित ही कौन सा उत्तर होगा, वोल्ट इंटू मीटर, थर्ड होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना होगा, इस तरह से थर्ड, और पूरा उत्तर भी लिख दीजिए वोल्ट मीटर मीटर। फिर 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, लाइन छोड़ने के बाद फिर यहां पे पहले का खा लिखिए। पहले का खा लिखने पे क्या है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 24 मीटर प्रतिरोध वाले तार का एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है, इसमें जो पहला आंसर दिया है 9/2 ओम, दूसरा आंसर 16 ओम होना चाहिए, मिसप्रिंट है, उसको थोड़ा सुधार कर लीजिए। तीसरा है 12 ओम और चौथा है 24 ओम, ये विकल्प दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, रफ पेपर पर रफ साइड में इसको ऐसे कर लेंगे, इस तरह से हम करके दिखा रहे हैं आपको प्रश्न को। यहां पे केवल उत्तर दिखाएंगे, हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना। तो इसमें देखो ये स्थिति बनेगी, ये इस तरह से, ये 24 और ये भी 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके और इसके बीच में निकालें, तो 24 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और ये 48 और ये 24। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1/24 प्लस 1/48, एलसीएम हो गया 48, 2 धन 1 बराबर 3/48 बराबर 1/16। तो r बराबर इसका प्रतिरोध 16 ओम मिला। तो इस वजह से इसका जो उत्तर होगा, उत्तर सेकंड होगा, हालांकि इसमें मिसप्रिंट है, सेकंड होगा और यहाँ पे 16 ओम लिख देंगे। इसी तरह थोड़ा सी जगह छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे पहले का का क्या कहना है, क्वेश्चन को देख लीजिए। एक प्रत्यावर्ती परपथ में R बराबर दिया हुआ है, R बराबर कितना दिया है, ये एक तरह का रफ कॉपी है, रफ पेज है, उस पर हम अलग से हल करके आपको बताते जा रहे हैं। ये रफ पेज है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है R बराबर 100 ओम, फिर दिया हुआ है R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम,
200 और XC बराबर 200। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़े हुए, ठीक। ये 100 ओम, ठीक। ये 200 ओम और ये भी 200, ठीक। ये XL और ये XC जुड़े हुए, ठीक है। आरोपित वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा में कलांतर। देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इनके सिरों पे वोल्टेज भी बराबर होंगे, तो होगा क्या, I इधर होगा, VR इधर होगा और VR और VC बराबर होंगे। क्यों VR और VC बराबर है? क्योंकि ये XL और XC बराबर है, तो इनका परिणामी तो शून्य हो गया, इनका परिणामी शून्य हो गया, तो VR मतलब परिणामी वोल्टेज और धारा कैसे होंगे, समान कलाम होंगे। तो विकल्प इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, 0 होगा, 30 अंश होगा, 45 अंश होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। tan phi बराबर ये होता है XL माइनस XC अपॉन R। तो ये 200 माइनस 200 बटे 100, तो ये 0 हो गया, तो फाई बराबर 0, अर्थात इनमें कलांतर 0 होगा। तो इसका जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, पहले का गा का हमारा फर्स्ट विकल्प होगा और यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ऐसे फिर कुछ जगह छोड़ देंगे, फिर पहले का घा आ जाएगा। यहाँ पे घा में क्या लिखेंगे, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांति कोण बीटा हो तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। आपके सामने विकल्प रखे हुए हैं, तो देखिए मैं आप ध्रुवण कोण और उसके के बारे में थोड़ा सा, हालांकि ये ध्रुवण जो प्रकाश का ध्रुवण है वो निकाल दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन की आपने की संभावना नहीं है, लेकिन चूंकि साइड में दिया हुआ तो उसमें से हम कर लेते हैं। देखिए स्नेल के नियम से n बराबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें यह पता है n बराबर 1/, क्या क्या दिया है इसका, ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण, ये हो गया साइन बीटा, ठीक, साइन बीटा। और n बराबर हमें ये दिया हुआ tan अल्फा, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, तो tan अल्फा बराबर 1/, साइन बीटा, और ये 1/, साइन बीटा हो गया, तो tan अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 1, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये इसमें उत्तर हमारा कौन सा होगा, इसमें उत्तर होगा पहले का घा, ठीक है। ये पहले का फर्स्ट ही होगा, ठीक है, पहले का फर्स्ट दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, और यहां पे हम लिख देंगे tan अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 1, ये हम पहले से हम आपके सामने लिख देंगे। अगला ये क्वेश्चन इसमें देखिए, ढा, पहले का ढा, पहले का ढा में क्या दिया हुआ है, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली अधिक होगी। इसमें बहुत सारे कण दिए हुए हैं, पहले लेकर हम सूत्र लिख देंगे, ठीक है। किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। हमारा लैम्डा बराबर होता है लैम्डा बराबर 1/, ये सूत्र होता है H/mv। देखिए लैम्डा समानुपाती 1/, है, इसमें जिसका m कम होगा, जिस कण का m कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। इस वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, तो इस वजह से इसमें पहले के डा में फर्स्ट होगा, और यहां पर हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे, एक शायद छूट गया इसमें, इसको मैं देख रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 प्रश्न है, और इसमें 5 प्रश्न, एक आध शायद छूटा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूं पेपर में, फिर मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूं। 5 में से एक कोई क्वेश्चन छूट गया है, 1 मिनट देखिए, ये भी हो सकता है कि वो जो हमारा 30% है छूटा हुआ उसमें से हो। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है, ये चा है, पहले का चा छूट गया है, पहले का चा क्या दिया हुआ है,
चार यह दिया हुआ है प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रयोग में आवृत्ति बी तथा निरोधी विभव बी के बीच खींचे गए ग्राफ का ढाल होता है। ये अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा हो तो ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें पता होता है। वो ग्राफ का ढाल क्या होता है? वो होता है इसका H/E होता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे ये दूसरा उत्तर और H/E। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 जो हमारा जहां से आप स्टार्टिंग करेंगे पेपर कॉपी भर लेंगे उसके पीछे जो हमारा वो दिया हुआ है पहला पेज होगा उसमें लाइनें छोड़ करके आप पहला क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर उत्तर 1 का था। इसको 2-3 लाइनें छोड़ करके आप लिखेंगे। अच्छा ये रहे कि ये आप प्रश्न इधर काले रंग से डालें और ये इनको नीले रंग से डालें। अब बात आती है, अब ये 6 नंबर का हो गया। उसके बाद आते हैं ये हमारा खंड का था, ऊपर हम डाल देंगे खंड का। ठीक, अब मैं दूसरे पेज पे आता हूं। ये पहले पेज की बात होगी, अब मैं दूसरे पेज पे आता हूं। इसमें आता है खंड खा। खंड खा, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें हमारा प्रश्न है दूसरे का दूसरे का प्रश्न को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अनावश्यक समय बर्बाद करें। पहला प्रश्न दिया है कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। हो सके अगर परिभाषा को आप अच्छी तरह समझाना है तो आप चित्र बना दीजिए। तो देखिए मैंने समझाया हुआ है, इसको हम ऐसे करेंगे अवतल लेंस के। तो पहले अवतल लेंस बना देंगे ये, ठीक, और इसको ऐसे करेंगे इस तरह से, ठीक है, और यहां से ऐसे ये चित्र बना लेंगे और ये ऐसे। ये एफ हो जाएगा, ठीक। तो इसकी परिभाषा, प्रथम फोकस की परिभाषा क्या होगी? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण अवतल लेंस से गुजरने के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ। इस तरह का आपको उत्तर आपको लिखना होगा, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन था। अब दूसरा है क्वेश्चन खा, दूसरे का खा, ठीक है। दूसरे का खा क्या कह रहा है प्रश्न? दूसरे का खा ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु, ठीक है, औसत आय और अर्धआयु में संबंध लिखिए। तो इसमें आप केवल सीधा सीधा उत्तर लिख दीजिए, टॉ बराबर अर्धआयु। यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है टॉ और उसमें, तो सीधा सीधा इस तरह का संबंध लिखो। क्या संबंध लिखो? औसत आय बराबर इस तरह से, औसत आय बराबर, ठीक, बराबर 1.443 इंटू अर्धआयु। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख देंगे। इस तरह से उत्तर लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसको लिखें एक पेज पर। इस तरह के प्रश्न में आप 1-2 ही लाइन में उत्तर दें, ज्यादा घने नहीं, थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए। उसके बाद अगला है दूसरा का गा। दूसरे का गा क्या कहता है? दूसरे का गा कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन को समझाइए। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन क्या होता है? किसी धातु को पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। बस इतना लिखना है, ठीक है। तो ये आपका भी 1 नंबर का था। इसको हम W या फाई से प्रकट करते हैं। इसको W या फाई से हम प्रकट करते हैं। इसी तरह से दूसरे का घा क्या कहता है? दूसरे का घा ये कह रहा है कि वाट-इन धारा का क्या अर्थ है? सीधा जैसे वाट-इन मतलब जिसमें व्यय शक्ति हमारी कैसी हो? शून्य। उसका क्या अर्थ है? किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में अगर औसत व्यय शक्ति, ऐसी स्थिति हो कि औसत व्यय शक्ति शून्य हो तो बहने वाली धारा को वाट-इन धारा कहते हैं। और ये कब संभव है? जब धारा और
वोल्टेज में कलांतर 90 अंश का हो, तभी ये चीज संभव होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, इसको आप परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और अगला मैं ले रहा हूं, इसको थोड़ा हटा देता हूं। देखिए, जिससे आपको और चीजों में कंफ्यूजन ना हो। देखिए, ये हमारा खंड खा चल रहा है, ये देखिए, हाँ। अगला इसमें प्रश्न ये दिया हुआ है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। विभव प्रवणता की परिभाषा क्या है? प्रति एकांक लंबाई दूरी या लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, ये भी आपका 1 नंबर का सवाल है। अब दूसरे का चा क्या है? चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। ये सरल है, धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप, जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें विक्षेप आएगा, उत्पन्न विक्षेप फाई तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, और सुग्राह्यता के लिए हमने आपके सामने सूत्र प्रकट कर रखा है, उससे हम सूत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रश्न आने वाले हैं खंड 7, देखिए यहां तक हमारा जो प्रश्न पेपर है वो कितने नंबर का हो गया? ये 12 नंबर का पेपर हो गया। पास होने के लिए अभी मुझे 10-11 नंबर और चाहिए, मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा करना है। तो अगला जो खंड 7 है ये प्रत्येक 2 अंक का है। खंड 7 ये 2 अंक का है। ठीक है, इस खंड 7 में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न दिया है, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? इस परपथ में प्रेरण प्रतिघात ज्ञात का सूत्र लिखिए। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परपथ प्रेरकीय मतलब जिसमें हमारा क्या लगा हो, केवल ये स्थिति पैदा हुई हो, जिसमें केवल प्रेरकत्व लगा हो, ये एल। ठीक, और ये स्रोत, और ये हमें पता है ऐसे परपथ में धारा आई इधर होता है और वीएल इधर होता है, वीएल। तो इनके बीच में कलांतर कितना होगा? 90 अंश होगा। ये 2 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। तो इसमें बीच कलांतर, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर कितना होगा? धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर हमारा 90 अंश होगा। ठीक है, धारा तथा वोल्टता के बीच हमारा जो कलांतर होगा वो कितना होगा? 90 अंश होगा। इसको हमें ऐसे करके समझना पड़ेगा, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर बराबर 0, 1 नंबर पक्का। और दूसरा इसमें पूछा है प्रेरण प्रतिघात। आपको पता है प्रेरण प्रतिघात बराबर एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा एल होता है। इसका मात्रक ओम होगा, ओम। ठीक, ये अब देखो यहां तक 1 नंबर, यहां तक 1 नंबर और यहां तक 1 नंबर। तो इस तरह से ये हमारे 2 नंबर का प्रश्न था जो हमने आपको बता दिया। अगला देखिए तीसरे का खा। तीसरे का खा क्या दिया हुआ है इसको समझ लीजिए। देखिए, तीसरे का खा इसी खंड 7 में तीसरे का खा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा 5 × 10⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन में ज्ञात करिए। देखिए, हमें इसमें लैम्डा दिया हुआ है, खा, तीसरे का खा क्या दिया हुआ? लैम्डा दिया हुआ है। क्या दिया है? लैम्डा बराबर 5 × 10⁻7 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5000 × 10⁻7 × 10⁻3। ठीक, तो ये हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा। अब हमें सीधा सा एक संबंध पता है, E बराबर ये किस में आएगा? ईवी में, बराबर 1 2 3 7 5 बटे लैम्डा किस में? एंगस्ट्रॉम। तो इसमें हम रख देंगे, तो इसमें हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 7 5 बटे 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 2.475, लगभग 2.475 ईवी लगभग। अब देखिए इसमें ये 2 नंबर का सवाल था,
ये कैसे विभाजन होगा, एक नंबर का तो हमारा ये सूत्र हो गया यहां तक आपने सूत्र, और फिर एक नंबर का जो हमारी जो कैलकुलेशन है इसमें ये भी शामिल है, इसमें ये भी शामिल है, एक एक नंबर का ये हो गया, मतलब आधा नंबर का ये समझ लो, आधा नंबर का ये कैलकुलेशन समझ लो, एक नंबर का ये हो। तो इस तरह से स्टेप वाइज आप करेंगे तो आपका प्रश्न आराम से सही हो जाएगा। अब ऐसे तीसरे का गा देखिए, प्रश्न नंबर तीसरे का गा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिए, ये भी हमारा 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का। देखिए हाँ, ये गा क्या है, ये देखिए, यदि प्रिज्म कोण और न्यून कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, हमें सूत्र पता है, ये दिया हुआ है a बराबर, ये दूसरे का कौन सा है, तीसरे का गा, तीसरे का गा। तो देखिए तीसरे का गा, इसमें ये दिया हुआ है a बराबर डेल्टा m, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है इसमें देखिए, हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन a बाई 2, ये हम सूत्र लिख लेंगे प्रिज्म के अपवर्तन से, ये हमें पता है। तो अब देखिए n बराबर साइन a प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 कॉस ए बाई 2, अपवर्तनांक हो गया, ठीक। यही उत्तर है। अब देखिए इसमें ये 2 नंबर का है, तो पहले तो ये आपको ये आना चाहिए यहां तक 1 नंबर, ये सूत्र आना चाहिए, और फिर ये यहां से यहां तक का आपको 1 नंबर देगा। तो इस तरह से ये आपका 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे का जो घा है, तीसरे का घा दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्ग द्वारा निर्गत प्रकाश का बुलियन ज्ञात करिए, मतलब बुलियन व्यंजक ज्ञात करिए। इसमें चित्र दिया हुआ है और इसके साथ अथवा भी दिया हुआ है, मतलब आप दोनों में से कोई सा कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें पहला जो है, उसके बाद अथवा में हम बाद में करेंगे। पहले में क्या दिया हुआ है, इसमें ये चित्र दिया हुआ है, ये है तीसरे का घा, तीसरे का घा, ये चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, ये ए, ये बी, ए बी, और यहां पे ये दिया हुआ, और हमें इसका बूलियन व्यंजक बताना है। तो ये देखिए, ये कौन सा गेट है, ये है एंड गेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ये ए और ये बी, और प्लस यहां पे प्लस ये, ऐसे, बात एक ही है, ठीक। तो देखिए यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा a डॉट बी, और यहां पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a डॉट बी का बार। तो बूलियन व्यंजक क्या हो गया, बूलियन व्यंजक हो गया a बाई बराबर a डॉट बी का बार, ठीक। ये एंड गेट है, एंड गेट के लिए a डॉट बी आएगा यहाँ पे, और a डॉट बी का फिर हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाए। अब इसमें नंबर देखिए, ये अगर आपने इस तरह तोड़ लिया तो ये आपका 1 नंबर यहाँ पे हो गया, फिर ये व्यंजक लिखने का 1 नंबर हो गया, तो इस तरह से 2 नंबर हो गया। अथवा में क्या दिया हुआ है, अथवा में दिया है नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी बताइए। तो देखिए नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट के लिए हमारा बूलियन व्यंजक ये होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी, बी, ठीक, और उसके ऊपर ये, मतलब नॉर और ए, और है, और का मतलब ये हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। देखिए ए बी, ए, इसको हम प्लस बी लिखेंगे, और फिर बाई लिखेंगे ए प्लस बी का बार। पहले और लिखें 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। फिर यहां पर 0 1 1 1, और यहां पर 1 0 0 0, इस तरह से ये हमारा हो गया। क्यों क्या हो गया, ये हो गया हमारा
सत्यता सारणी से हमने इसका व्यंजक निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा कितने नंबर का हो गया, ये 2 नंबर के 4 प्रश्न थे, 4 खंड थे, तो इस तरह से 8 नंबर इसके हो गए, 12 नंबर हम पहले करते। अब हमने 20 नंबर का पेपर हल कर लिया। ठीक है, इतना पेपर आपका 20 नंबर का पेपर कितने समय में हो जाना चाहिए, लगभग 45 मिनट में हो जाना चाहिए। और अच्छा ज्यादा आप परेशान हो रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर तो फिर हो ही जाना चाहिए। अगर आपका 1 घंटे के अंदर इतना हो पा रहा है, 20 नंबर का हो पा रहा है, तो इसका मतलब आप ज्यादा अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपने 45 मिनट में इतना कर लिया है तो निश्चित ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। समय के हिसाब से देखिए 45 मिनट में आपको 20 नंबर का पेपर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब जो प्रश्न है वो थोड़े से लंबे हैं और 3 अंकों के हैं। ठीक है, तो मैंने बताया मैं इसमें 5 पहला खंड कराऊंगा, क्योंकि 3 नंबर के जो प्रश्न है वो उसके 10 खंड है। तो पहले खंड है, उसके लिए पहले प्रश्न में 5 खंड दिए हुए, फिर उसके बाद दिए हुए हैं, तो उसमें मैं कराऊंगा, उसमें थोड़े से क्वेश्चन लेंथी रहेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, प्रश्न को देख रहे होंगे आप, चौथे का। ठीक, और ये हमारा खंड है दा, इसमें दा, और इस दा खंड में प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, 3 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल तथा अवतल लेंस की क्षमता दी हुई है। ठीक है, 10 डायोप्टर और 2 डायोप्टर संपर्क में रखे दोनों लेंसों में से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। देखिए, पहले लेंस की क्षमता दी हुई है P1, ये हमारा का है, चौथे का। पहले लेंस की दी हुई है P1 बराबर 10 डायोप्टर। ठीक है, 10 डायोप्टर। दूसरा लेंस अवतल है तो इसकी क्षमता -2 डायोप्टर होगी, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, P बराबर P1 संपर्क में रखें, P2 बराबर 10D - 2D बराबर 8D। यहां तक आपका 1 नंबर हो गया। ठीक है, यहां तक। अब इस युग्म की फोकस दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। इस युग्म की फोकस दूरी, युग्म की फोकस दूरी कैसे हम निकालेंगे, इस युग्म की फोकस दूरी 1/f बराबर 100/p। ठीक, सॉरी f बराबर, तो ये हो गया 100/8, तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी होगी युग्म की। अब इसके सामने जो युग्म बना, उसके सामने कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है वस्तु, 25 सेंटीमीटर। तो u बराबर -25 सेंटीमीटर। तो हमें v निकालना है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो ये हो जाएगा 1/12.5 बराबर -25, b निकालना b, और ये -25, तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो 1/25, ये 1/12.5 माइनस, ठीक है, और बराबर 1/b। लगता में लेंगे तो ये कितना आएगा 25, ये 2 1 बराबर 1/b। ठीक है, तो 1/25 बराबर 1/b, तो b बराबर आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उसकी लेंस से के दूसरी तरफ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और इसकी युग्म ये यहां से यहां तक 1 नंबर का ये रहा, ये 1 नंबर का रहा, और इसमें ये पूछा उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो युग्म की प्रकृति जो होगी वो युग्म की प्रकृति उत्तल लेंस की तरह होगी, उत्तल लेंस की तरह। तो 1 नंबर ये होगी, तरह होगी, 1 नंबर यहां तक हो गया। तो इस तरह से ये हमारा 1 नंबर 3 नंबर का प्रश्न था, ये बहुत अच्छा प्रश्न था।
चौथे का खा, चौथे का खा क्या कह रहा है, यंग के दिक रेखा चित्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करिए। ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसका उत्तर आपकी बोर्ड परीक्षा के दो पन्ने आप समझ रहे हैं, दो साइड, एक पेज के दोनों से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक और मैं बता दूं, ये चीज आप लोगों को नहीं, ज्यादा कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते। आप बहुत सारी कॉपी भरते जाए तो क्या होता है, एग्जाम में चिढ़ जाता है पेज पढ़ते पढ़ते। सॉलिड लिखिए और मतलब का लिखिए, फालतू लिखने की जरूरत नहीं। तो और दूसरा, इसमें चित्र की भी जरूरत पड़ेगी, तो चित्र को आप किससे बनाएं, चित्र को आप बनाएं पेंसिल से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो हमारी कॉपी होती है, कॉपी उसके जैसे ये मान लीजिए ये कॉपी है, ये जैसे ये पेज है, एक पूरा पेज ऐसी होती है कॉपी, एक ये पेज और उसके दूसरा पेज, इस तरह से एक पेज ये और एक पेज ये, इस तरह से दो पेज में ये उत्तर हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा आप इसका उत्तर ना लिखें। तो देखिए चौथे का खा, इसका हम चित्र भी बनाएंगे और चित्र बना के आपको समझाएंगे। तो चित्र आप लोग किससे बनाएंगे, आप बनाएंगे पेंसिल से, ठीक है। ये चीज समझ लेना अच्छी तरह से। देखिए मैं आपके सामने इसको करके दिखा रहा हूं। ये देखिए दो स्लेटें हैं, ये S1 और ये S2, ये दो स्लेट हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी D है, ये हम लिख देंगे। और ये हमारा पर्दा है, ये पर्दा, ठीक। और ये यहां से यहां तक दूरी D है, ठीक। इस तरह से ये केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, ठीक। और ये कोई बिंदु P है, यहां पे हम फ्रिंज को देख रहे हैं, ये यहां पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना दो स्लिट एक दूसरे से D दूरी पर है, D दूरी पर है, इनसे कला समृद्ध एक बिमी प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इनके व्यतिकरण की घटना को, इनके व्यतिकरण की घटना को D दूरी पर स्थित पर्दे पर देखा जा रहा है, D दूरी पर जो पर्दा रखा है उस पर देखा जा रहा है। अब देखो, ये देखो, इसको मैंने ले लिया यहां तक A, इसको ले लिया B, ठीक, B, और ये ले लिया Y, और ये होगा D/2, यहां से यहां तक, ये भी होगा D/2। अब देखो समकोण त्रिभुज PS1A S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो S1A क्या होगा, D स्क्वायर प्लस होगा, वो होगा बाई माइनस D/2 का स्क्वायर। ऐसे ही त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PS2B में क्या होगा, S2P स्क्वायर होगा D स्क्वायर और प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर।
ठीक, निश्चित है H2P बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, H2P बड़ा होगा, तो H2P², इसमें से इसको घटा दो, ये पहला और ये दूसरा, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या बचाएगा H2P² माइनस S1P², ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बचाएगा y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। इसमें हम वर्गांतर लगा देंगे तो ये आएगा H2P, ठीक, माइनस S1P, और ये होगा H2P प्लस S1P, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y 2y, और घटाएंगे तो ये 2 इंटू d/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये S1P ये हो गया पथांतर, इसको हम लेंगे डेल्टा x, और ये लगभग d के बराबर होगा, ये भी लगभग d के बराबर होगा, तो 2/d, ठीक, तो डेल्टा x बराबर 2/d अपॉन 2d, तो 2 से 2 कैंसिल, और डेल्टा x बराबर d अपॉन d, ये सूत्र d अपॉन d, ये सूत्र निकल के आता है। अब देखो हमने ये मान लिया, माना P पर NV दीप्त फ्रिंज बन रही है, दीप्त फ्रिंज बन रही है, जो O से बाई n दूरी पर है, ठीक, तो हम यहां क्या लिखेंगे, n लैम्डा या 2n लैम्डा बाई 2 लिखेंगे, बाई n d अपॉन कैपिटल डी, जिस 2 से 2, ठीक, बाई n इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ठीक, ये हमारा समीकरण हो गया तीसरा। इसी तरह से इसके ऊपर एक बिंदु और ले लिया Q, हम यहां पे लिखेंगे माना Q पर n+1V दीप्त फ्रिंज बन रही है, जो O से कितनी दूरी पर है, n+1 दूरी पर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू बाई n d अपॉन कैपिटल, यहां n+1 आएगा, n+1 d अपॉन d, ठीक, तो यहां पे क्या देखेंगे आप, बाई n+1 बराबर क्या होगा, लैम्डा n+1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। अब देखिए दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज हो या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज हो, उनके बीच की दूरी जो होती है वो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई कहती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई ओमेगा इक्वल टू बाई n+1 माइनस बाई है, तो देखिए इसको हम रखेंगे n+1 लैम्डा d अपॉन d माइनस n लैम्डा d अपॉन d, तो क्या कॉमन होगा, ओमेगा इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d कॉमन होगा, और n+1 माइनस n से n कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d, यही सूत्र है, यही हमें सूत्र निकालना है। ये प्रश्न 3 नंबर का था, तो इस पूरे को आप ये समझिए, ये चित्त सहित ये आपका 1 नंबर, फिर आपका ये 1 नंबर, और फिर आपका ये 1 नंबर। तो इस तरह से ये जो प्रश्न था वो आपके 3 नंबर का प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था जो मैंने आपके सामने करके दिखाया, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज बताई थी कि डेरिवेशन की तुलना में हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम समय लेते हैं, डेरिवेशन ज्यादा समय लेता है, और डेरिवेशन में अगर आपने चित्र सही ढंग से नहीं बनाया या कहीं कुछ गलती कर दी तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस वजह से न्यूमेरिकल को तो जरूरी अटेम्प्ट करिए, न्यूमेरिकल, और होता क्या है, आप डेरिवेशन को करते हैं और उसको सही ढंग से चित्र नहीं बनाएंगे, कहीं चित्र बना देंगे तो डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो फिर आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देता।
तो दोनों चीजें विधिवत रूप से आपकी बनी होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब देखिए मैं आपको इस प्रश्न के और दो खंड करा रहा हूं जिसमें जो न्यूमेरिकल पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो इस वजह से न्यूमेरिकल तभी होंगे फिजिक्स में जब आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई हो, ठीक है। और प्रैक्टिस वो पहले से हुई होनी चाहिए, एकदम नहीं। तो अभी समय है आपके पास, आज कार्यक्रम आपका घोषित हो गया है, तो आप उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने ये चीज रखी थी जिस दिन से आपका कार्यक्रम घोषित हो जाएगा उसी दिन से मैं आपको पेपर कराना स्टार्ट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए इसकी अर्ध आयु और इसके 3.5 दिन बाद उसकी शेष मात्रा, ठीक है। तो द्रव्यमान m0 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका चौथे का गा, ये भी 3 नंबर का है। पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। द्रव्यमान मान m0 दिया हुआ बराबर m0 16 ग्राम, और इसके साथ साथ इसमें दिए औसत आय 1 दिन, आय बराबर 1 दिन, 1 दिन दी हुई है, ठीक है। तो अब पहला हमें निकालनी अर्ध आय। तो ये संबंध होता है औसत आय बराबर 1.43 इंटू अर्ध आय। तो ये होगी औसत आय 1 दिन बराबर 1.443 इंटू अर्ध आय, ठीक। तो अर्ध आय बराबर 1/1.443, ठीक। जब आप इसको हल करेंगे तो ये लगभग 0.693 दिन आएगी, 693, ठीक है। अब हमें दूसरे पार्ट में हम निकालना है अर्ध आयों की संख्या, क्योंकि कुल समय कितना दिया है 3.5 दिन। तो अर्ध आयों की संख्या, अर्ध आयों की संख्या, ठीक है, की संख्या कितनी होगी? कुल समय कितना है 3.5 दिन, और इसको हम लगभग 0.7 दिन मान लेते हैं। तो ये हो गया 0.7 दिन बराबर 5। तो अब हो जाएगा n/n0, या हम इसको लिखें m/m0। ये संख्या के पदों में, ये मात्रा के पद बराबर 1/2 इंटू अर्ध आयन की संख्या। तो m हमें निकालना है, m0 हमारा कितना है 16 ग्राम बराबर 1/2 2 पर 5 का। तो ये हो गया m/16 और 1/2 पे घात 5 और m/16 बराबर 1/2 16। तो m बराबर 1 ग्राम, m बराबर 1 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि जो बची हुई मात्रा होगी वो हमारी कितनी होगी 1 ग्राम होगी, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा चौथे का घा, और आज का ये अंतिम प्रश्न है पहले पार्ट के लिए, क्योंकि मैंने इसमें आपको 35 नंबर का करा दिया, 35 नंबर का। अगर आपने 35 नंबर का कर लिया और उधर आपको भी 20-25 नंबर मिल गए तो आपका 60 नंबर का पेपर हो गया, 60 नंबर फिजिक्स में आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो प्रश्न थे वो ज्यादा कठिन नहीं थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पूरा तो आपको बोरियत लगेगी, तो इस वजह से मैं इसको हर पेपर को 2 पार्ट्स में कराऊंगा। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैंने एक चीज पहले बताई थी कि न्यूमेरिकल्स ज्यादातर इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, 3 नंबर वाले से। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है चौथे का घा, एक छोटा सा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा हुआ है, ठीक है, तथा क्षण चुंबक का अक्ष क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है।
यदि 4.5 गुणे 10 पे घात ऋण 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता हो तो क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, चौथे का घा चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.5 टेस्ला मात्रक है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। दूसरा इसमें दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, थीटा 30 अंश दिया हुआ है। और इसमें यह भी दिया हुआ है, इस पर टॉ जो लग रहा है वो लग रहा है 4.5 गुणे 10 पे घात ऋण 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें पहले हमें निकालना पड़ेगा एम, क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ कैसे करें, क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें निकालना है। तो हम पहले टॉ लिखेंगे एम बी साइन थीटा। ये 4.5 दिया हुआ है, एम हमें निकालना है, नहीं, ये हमें 4.5 ये दिया हुआ है, 4.5 पूरे 10 पे घात ले 2 बराबर ये एम हमें निकालना इंटू ये दिया हुआ है 4.5 इंटू साइन 30। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 गुणे 10 पे घात ऋण 2 बराबर एम इंटू 1/2। तो एम बराबर 2 इंटू 10⁻²। 2 इसको मात्रा लिखेंगे तो ये आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आएगा 2 इंटू 10⁻²। अब हमें निकालना है इसकी स्थितिज ऊर्जा, U थीटा बराबर -mb cos थीटा, ये सूत्र होता है। तो U 30 बराबर -mb cos 30 और ये हो गया -m कितना होगा 2 गुणे 10 पे घात ऋण 2, b कितना होगा 4.5 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -4.5 √3 इंटू 10⁻² जूल होगी। तो कितना सरल सवाल था। और इस तरह से आप ये देखिए आपने 35 नंबर का पेपर कर लिया, 35 नंबर का पेपर हो गया, मतलब आधा पेपर हो गया। और इतना आधा पेपर मैंने ये बताया था आपका 1.5 घंटे में कम से कम हो जाना चाहिए। अच्छा तो यही रहे कि आपका 1.25 घंटे में हो जाए, लेकिन 1 घंटे में हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1.5 घंटे में तो कम से कम हो ही जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा रहा, आप मेरे साथ जुड़े रहे और आपने मेरा देखा। आप और लोगों को भी बताइए आंसर पेपर के बारे में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।